देखिए अपन ने यूनिट फर्स्ट स्थिरवैद्युति कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर 4 चैप्टर थे। यूनिट सेकेंड धारा वैद्युतिकी वो भी अपन ने कंप्लीट कर ली, जिसमें 2 चैप्टर थे। अब आप शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड है जिसमें चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि यूनिट थर्ड में केवल एक ही चैप्टर है, यानी ये चैप्टर अपने आप में पूरी एक यूनिट है और इस चैप्टर के मैक्सिमम मार्क्स वो है 5, यानी 5 नंबर का अकेला चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसको अब अपन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ये जाने कि जो इस चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। धारा का चुंबकीय प्रभाव यह है जब किसी चालक में, जैसे कोई चालक है या कोई धारावाही चालक तार है, इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह से किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले प्रायोगिक रूप से स्पष्टीकरण किया था ओरस्टेड ने। तो सबसे पहले अपन इसमें ओरस्टेड का प्रयोग जानेंगे। तो पहले अपन ये लिख लें कि धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की घटना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव की अपन ने परिभाषा दे दी। अब चुंबकीय क्षेत्र है क्या, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश के कारण है, उसी प्रकार गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जिस तरह से आपने उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी उस अध्याय में, यहां अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इससे पहले अपन ओरस्टेड का प्रयोग जो अपनी बुक में दिया हुआ है, इसको समझाने के लिए उस ओरस्टेड के प्रयोग का अध्ययन करते हैं कि उस प्रयोग में क्या प्रेक्षण आ रहे हैं, उन प्रेक्षणों से ओरस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाले, वो चीज अपन इसमें प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, चैप्टर यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7 है, नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 5। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है ये अपन ने लिख लिया। अब अपन जान रहे हैं इसमें ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, बुक के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग अपन जान रहे हैं ओरस्टेड का प्रयोग। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अपन जान रहे हैं ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया। देखो ओरस्टेड ने एक विद्युत परिपथ पूर्ण किया और उस विद्युत परिपथ से किसी धारावाही चालक में धारा का प्रवाह किया और उस धारावाही चालक के नीचे एक चुंबकीय सुई को रखा
तो उस धारा के मान में परिवर्तन के आधार पर उन्होंने चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखा और इसी आधार पर यह कहा कि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। तो देखिए किस तरह से क्या था। एक्सपेरिमेंट के पद देख रहे हैं अपन। नंबर 1 पहले देखें अपन, परिपथ को पूर्ण कीजिएगा। यहां आपने एक कोई बैटरी ले ली है, ये उस बैटरी का प्लस, ये माइनस, कुंजी ले ली है, कुंजी है के, बैटरी को आप नाम दे दीजिए बी, फिर ले लिया है एक धारा नियंत्रक और ये कोई धारावाही चालक तार है जिसका नाम दे देते हैं अपन पी क्यू। ए बी भी नाम दे सकते हो, लेकिन बी से अपन ने बैटरी को लिख दिया है इसलिए धारावाही चालक का नाम अपन दे रहे हैं पी क्यू। अब देखिए इस स्थिति में क्या देखा कि इस कुंजी के अंदर किसी प्रकार की कोई डोट लगाई नहीं है और इस तार के नीचे एक चुंबकीय सुई को रखा हुआ है। ये चुंबकीय सुई को इस तार के एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे रखा हुआ है किसी आधार पर, यूं इस तरह से। तो आप क्या देखते हैं कि जब इस धारावाही चालक में किसी प्रकार की कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई, जिसका कि साउथ पोल यहां है और नॉर्थ पोल यहां है, इस चुंबकीय सुई में किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं आता है। फिर सेकंड प्रेक्षण में वो क्या देखते हैं, तो यहां अपन क्या कह सकते हैं, अविक्षेपित। चुंबकीय सुई कैसी है, अविक्षेपित। तो देखिए इस नंबर फर्स्ट से, यानी पहले से उन्होंने जो पहला जो एक्सपेरिमेंट था कि जब विद्युत परिपथ पूर्ण कर लिया, धारावाही चालक क्या है, पीक्यू है, धारावाही चालक पीक्यू के अंदर इन्होंने बैटरी की सहायता से क्या की, धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित नहीं की, यानी कि कुंजी के अंदर किसी प्रकार की कोई डोट नहीं लगाई, धारा प्रवाह नहीं हो रहा, तो चुंबकीय सुई कैसी रही, अविक्षेपित। तो आप क्या कह सकते हैं, जब धारावाही चालक, करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, जब धारावाही चालक में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं आता है। ये अपने पास पहला प्रेक्षण आ गया है। अब अगर इसमें अपन धारा का प्रवाह कर दें इस धारावाही चालक में, तो चुंबकीय सुई में किस तरह का विक्षेप आएगा वो अब अपन देखते हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट तो यह है, जिसको आप नोट कर लीजिए कि जब धारावाही चालक में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं आता है, किसी तरह कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट था। नंबर सेकंड पॉइंट देखो, वही धारावाही चालक है। नंबर सेकंड प्रेक्षण, उस धारावाही चालक में जब धारा प्रवाह करते हैं, यानी कि कुंजी के अंदर डोट लगा दी जाती है, धारा का प्रवाह होता है, तो आप क्या पाते हैं कि नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई थी वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से, यानी इस तार के अंदर धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन भी इस तरह से हो जाता है।
यहां इस तरह से, यानी कि साउथ पोल इस तरह से नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल जैसे पहले चुंबकीय सुई यूं थी, यहाँ साउथ पोल था नॉर्थ पोल था, तो साउथ पोल ये नीचे की ओर झुक जाएगा, यानी दूर हटेगा, नॉर्थ पोल उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उसकी ओर खिंच जाएगा। फिर नंबर थर्ड, तीसरा अपन क्या देखते हैं, अगर इस प्रवाहित धारा की दिशा पलट दी जाए तो प्रवाहित धारा की दिशा कैसे चेंज करेंगे अपन, इस बैटरी का क्रम बदल दो, तब देखिए तब अपने पास क्या प्रेक्षण आता है, ये माइनस ले दिया है, पहले बैटरी का ऋणाग्र है, फिर आपने ले लिया है धनाग्र, ये कुंजी है के, बैटरी बी कुंजी के, धारा नियंत्रण, ये धारावाही चालक तार आपके पास रहा पी क्यू। अब की बार धारा की दिशा ये हो गई है, जैसे ही धारा की दिशा अपन उलटते हैं इस चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, अर्थात इसका विक्षेप जैसे साउथ पोल नीचे आया है, नॉर्थ पोल ऊपर की ओर आया है, उल्टा हो जाएगा, साउथ ऊपर की ओर खिंच जाएगा, नॉर्थ नीचे की ओर हो जाएगा, यानी इस तरह से अपने पास स्थिति बन जाएगी। ये वाली कंडीशन आपके पास बन जाएगी। क्या कंडीशन बनेगी, साउथ ऊपर खिसेगा और नॉर्थ नीचे की ओर झुकेगा, इस तरह से, यानी झुकाव के मान में क्या आ गया, फर्क आ गया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, और जब धारा प्रवाह नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है, एवं धारा की दिशा उलटने पर विक्षेप की दिशा भी उलट जाती है। तो इस पॉइंट को भी अपन नोट कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, जब धारावाही चालक में धारा का प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय सुई यानी कि कंपास, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। एवं प्रवाहित धारा की दिशा को उलटने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उलट जाता है। ये अपने पास नंबर सेकंड प्रेक्षण आ गया है, जिसमें अपन ने ये चीज देख ली है। फिर नंबर फोर्थ प्रेक्षण में अपन क्या देखते हैं, अगर इस धारा नियंत्रक से धारा के मान में कमी या अधिकता करते हैं, यानी धारा का मान बढ़ाते हैं अथवा धारा का मान कम करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, इस विक्षेप को भी ये प्रभावित करता है, यानी विक्षेप भी कम ज्यादा होता है। तो चौथा पॉइंट अपने पास जो आ गया है कि प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि करने पर या प्रवाहित धारा के मान में कमी करने पर भी विक्षेप क्रमशः बढ़ता है और घटता है। पांचवा प्रेक्षण अपन और देखेंगे इस प्रयोग में, वो क्या है, अगर चुंबकीय सुई को अपन इस धारावाही चालक के निकट लेके जाते हैं तो भी विक्षेप बढ़ता है और दूर ले जाने पर विक्षेप घटता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इसके निकट ज्यादा है और इसे दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। ये चीजें ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में पाई। तो इन पॉइंट्स को अपन लिख लेते हैं, फिर इसके निष्कर्ष लिखेंगे। तो देखिए अपन ने 3 पॉइंट अपन नोट कर लिए हैं, जिसमें से तीसरे के दोनों जो बिंदु हैं अपन ने एक ही पॉइंट में ऐड कर दिया है, दूसरा और तीसरे का।
देखिए नंबर 4 क्या पॉइंट आता है इस प्रयोग के अंदर। नंबर 4 ये आता है, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता या प्रवाहित धारा का परिमाण बढ़ाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बढ़ता है एवं घटाने पर घटता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्रवाही धारा के परिमाण पर भी निर्भर करता है। नंबर 5 और लास्ट, चुंबकीय सुई को धारावाही चालक से दूर ले जाने पर विक्षेप क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी क्या निष्कर्ष निकलेगा कि दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो रहा है और निकट लाने पर विक्षेप बढ़ रहा है। यानी कि धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। तो देखो आगे नंबर 5, चुंबकीय सुई को धारावाही चालक के निकट लाने पर विक्षेप बढ़ता है एवं दूर ले जाने पर घटता है। ये अपन ने प्रयोग में क्या पाए, प्रेक्षण पाए। अब इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष अपने पास आ रहे हैं, देखो पहला निष्कर्ष ये आ रहा है कि धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष मेरे पास ये आ रहा है कि धारा की प्रबलता में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तीसरा निष्कर्ष ये आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि इससे अगर मैं दूर ले जा रहा हूं तो मान भी कम हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखिए इन निष्कर्ष को अपन लिख लेते हैं। तो ओरस्टेड के प्रयोग के प्रेक्षण अपन ने नोट कर लिए हैं। अब ओरस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष है उनको नोट करते हैं। ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष, कंक्लूजन या यूं कह सकते हैं रिजल्ट या परिणाम क्या रहे। पहला जो परिणाम आ रहा है कि धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल। नंबर 5, किसी चालक में धारा प्रवाह से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल देखा था अपन ने, जब धारा का प्रवाह नहीं था तो आपने गौर किया था कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं था, यानी धारा प्रवाह नहीं होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। फिर आपने क्या देखा, धारा प्रवाह करते ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यानी एक चीज आ गई
कि जो स्थिर आवेश है वो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन धारा प्रवाह का मतलब आवेश का गतिमान होना। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, क्योंकि धारा का मान जब 0 था, धारा प्रवाह नहीं हो रहा, यानी आवेश गति नहीं कर रहा था, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं था। अर्थात यो कह सकते हैं कि गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा रिजल्ट अपन ने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा थी, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो चुंबकीय सुई थी उसका विक्षेप चेंज हो गया था, चुंबकीय सुई का विक्षेप क्या हो गया था, चेंज हो गया था। यानी कि धारा की दिशा पलटते ही चुंबकीय सुई का विक्षेप भी पलट गया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो गई, पलट गई। तो दूसरा निष्कर्ष अपन ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर भी निर्भर करती है, धारा के प्रवाह की दिशा पर। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। कैसे, क्या क्या निर्भर करती है, ये सारी चीजें अपन इसी अध्याय में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्षों को लिख रहे हैं। तीसरा फिर मैंने क्या देखा कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो रही थी। कैसे, आपने देखा था कि धारा की प्रबलता यानी प्रवाही धारा के मान में वृद्धि करते ही विक्षेप के मान में वृद्धि हो रही थी। तो तीसरा निष्कर्ष ये हो गया कि प्रवाहित धारा की प्रबलता में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है। चौथा निष्कर्ष आपने देखा था कि अगर अपन उससे दूरी बढ़ा रहे हैं, चुंबकीय सुई को धारावाही चालक से दूर ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने क्या देखा कि विक्षेप कम हो रहा था और पास लाने पर विक्षेप बढ़ रहा था। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के निकट ज्यादा होगा और दूरी बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा। तो अपन यो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। शॉर्ट में लिख देते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दूरी पर निर्भर करता है। अगर दूरी अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा और दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा। ये अपन ने प्रयोग के निष्कर्ष अपन ने प्राप्त कर लिए। अब अपन चर्चाएं करेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण सदिश अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी वेक्टर। वो इस चैप्टर का इनिशियल पार्ट है। नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसे आप कह दें
चुंबकीय प्रेरण सदिश, या इसे ही कहा जा सकता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और इसे दर्शाते हैं बी वेक्टर से। ये एक सदिश राशि है, इनमें से किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक अपन चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जान रहे हैं, ये आपके 3 चैप्टर्स में काम आएगा। नंबर 1 तो सबसे पहले काम आएगा जिस चैप्टर को अपन ने शुरू किया है अध्याय 7 में, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव में। इसके बाद का चैप्टर नंबर जो 8 है वो है चुंबकत्व, पदार्थों के चुंबकीय गुण और चुंबक, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा का उपयोग होगा। फिर उससे नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें भी इसका उपयोग होगा। तो तीनों ही चैप्टरों के इनिशियल पार्ट में डेफिनेशन उपयोग में आती है। मैं तीनों ही चैप्टरों में जो परिभाषा आ रही है उन तीनों ही परिभाषाओं का जिक्र मैं यहां करूंगा, ताकि अपन को बार बार जानने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। जैसे मैंने आप विद्युत क्षेत्र से अपन इसे कंपेयर करें, स्थिर में आपने विद्युत क्षेत्र क्या जाना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करे, उस क्षेत्र को कहा था विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से कोई जैसे चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय ध्रुव को लाने पर, किसी भी चुंबकीय ध्रुव को लाने पर वो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करेगा, वही क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। फिर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को, देखो उसी से कंपेयर करेंगे। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ध्यान रहे, जैसे विद्युत के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, ठीक उसी प्रकार से चुंबक के अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या इसको साउथ मान लें, इसको नॉर्थ मान लें। अगर ये चुंबक के 2 ध्रुव हैं तो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है और साउथ पोल को नेगेटिव माना जाता है। तो इसी तरह से मैं क्या परिभाषा कर सकता हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक परिभाषा ये बन गई। फिर तीसरी परिभाषा और अपने पास बन जाएगी। जैसे कैसे परिभाषा बनेगी, देखो आपने देखा था कि एक परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा और बनेगी। वो कैसे बनेगी, आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने ये फॉर्मूला लिया था, याद कीजिए, फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर डॉट सदिश क्षेत्रफल एस वेक्टर लिया था। तो यहां आपने क्या देखा कि E इज इक्वल टू फाई अपॉन में एस भी लिखा था। फाई क्या थी, विद्युत बल रेखा है। फाई ई, इनको क्या कहा था आपने, विद्युत बल रेखाएं थी, यानी कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स था, यानी फाई ई यहां पर क्या है, विद्युत फ्लक्स है। अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो E की जगह B हो जाएगा, फाई E की जगह फाई B हो जाएगा, क्षेत्रफल को मैं A से लिख दूंगा। तो बताइए क्या परिभाषा हो जाएगी, यहां परिभाषा बन रही थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहां क्या कह दूंगा, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। बिल्कुल वही उसी तरह से परिभाषा बन जाएगी। तो यहां अपन 2 परिभाषाएं तो ये आपके पास आ गई है। तीसरी परिभाषा अपन इसे चुंबकीय बल के रूप में लेंगे। तो पहले अपन इन 2 परिभाषाओं को लिख लें, फिर उसके बाद उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, एक एक परिभाषा जो कि तीनों ही चैप्टरों की है। ये दोनों जो डेफिनेशन अपन ने जानी है, ये दोनों डेफिनेशन, एक जो डेफिनेशन थी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल की, ये परिभाषा अपन पढ़ते हैं चुंबकत्व वाले अध्याय में, यानी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और चुंबकीय फ्लक्स के रूप में जो परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, यानी B इज इक्वल टू फाई बी अपॉन में A, ये अपन पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण वाले अध्याय में, वहां इसका उपयोग होगा। लेकिन मैं इन तीनों ही डेफिनेशन को यहां लिखूंगा, जिसमें से 2 अपन ने जान ली है, फिर तीसरी की चर्चा करेंगे जो कि इसी अध्याय में है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या, तो नंबर फर्स्ट डेफिनेशन देखो, एक एक ही चर्चा करेंगे अपन। नंबर फर्स्ट,
चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र जान गए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी भी चुंबकीय ध्रुव को लाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करे, या कोई भी आवेश है वो उसमें अगर चुंबकीय बल का अनुभव करता है तो वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखो वैसे ही वही परिभाषाएं लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूं जो आपने स्थूलविद्युत में पढ़ी है, सिर्फ फर्क इतना सा करेंगे, वहां विद्युत शब्द था तो यहां अपन चुंबक शब्द पढ़ेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि सदिश राशि है, B वेक्टर इज इक्वल टू एफ एम वेक्टर अपॉन में ध्रुव। तो ध्रुव सामर्थ्य को ध्यान रखना, मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर ये कोई द्रव्यमान नहीं है, क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। तो मैंने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है एकांक उत्तरी ध्रुव पर, यहां पर स्मॉल m क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। इसके आधार पर अपन इनके मात्रक वगैरह की चर्चा करेंगे कि B के मात्रक क्या है। फिर नंबर सेकंड देखो, दूसरी परिभाषा अपने पास क्या बनेगी, वो मैं परिभाषा बनाऊंगा इसके आधार पर कि B इज इक्वल टू 5B अपॉन में A, यानी कि किसी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, या यूं भी कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप देखो दूसरी परिभाषा, वो विद्युत के आधार पर बना रहा हूं मैं, सेम नकल करते हुए उसकी। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर इज इक्वल टू 5B अपॉन में A। ध्यान रहे, अगर मैं प्रति एकांक क्षेत्रफल नहीं कहूं तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा क्या बन जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां अपने पास दो ये परिभाषाएं आ गई हैं। फिर अब अपन चर्चा करते हैं तीसरी परिभाषा की कि वे तीसरी परिभाषा अपने पास क्या बनेगी, और इन्हीं से अपन इनके मात्रक भी निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। F चुंबकीय बल कैसे, F M, F का मीन्स फोर्स और M का मीन्स मैग्नेटिक फोर्स।